हुआ एंगल 90 माइनस आई, ये बना एंगल 90 माइनस। अच्छा, कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट पढ़ना क्यों जरूरी है? इंटरफेरेंस के बाद इसका। हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंटरेंस वर्ल्ड पे। मेरा नाम है सौरभ शुक्ला और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर वेव ऑप्टिक्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है अभी तक आपके पास रे ऑप्टिक्स के 2 वीडियोस आ गए हैं और स्टार्टिंग के पार्ट 1 के भी कई सारी वीडियोस आपके पास आ गई हैं। तो ये हमारा एक बैच चल रहा है संजीवनी बैच, उसी के कंटिन्यूएशन में आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपना चैप्टर का नाम वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले बताया जाए यहाँ पे डिफाइन किया गया कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं और इसमें कौन से टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक टॉपिक है अपना वेव फ्रंट। वेव फ्रंट दिखने में जितना शांत और सीधा स्वभाव का टॉपिक लगता है उतना ही इंपॉर्टेंट आप इसको मानिए, क्योंकि इससे 1-2 नंबर के फ्री के क्वेश्चन जिसको आप कहते हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। वेव फ्रंट हो गया, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। ये दोनों ही टॉपिक्स MCQ एंड वेरी शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग यानी फाउंडेशन टॉपिक कह सकते हैं, जहां से इस चैप्टर की शुरुआत हुई है, हाइगन्स थ्योरी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी ज़रूरी भी है समझने के लिए आगे के टॉपिक्स को। देन उसके बाद आता है अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन बाय वेव थ्योरी। ये आपका शॉर्ट आंसर का एक टॉपिक हो सकता है कि यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्स। लास्ट ईयर इन दोनों टॉपिक्स के डेफिनेशन से MCQ क्वेश्चन आए हैं, डेफिनेशन आई है और कई बार 1-2 बार न्यूमेरिकल भी पूछा गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट वेरी शॉर्ट के लिए आप इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। और फिर कहें तो इस चैप्टर की इस पूरे चैप्टर का एसेंस, इस पूरे चैप्टर की जान अगर बोलें तो ये 2 टॉपिक रहे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और मोस्ट इंपॉर्टेंट YDSC। YDSC का मतलब हुआ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग वेव फ्रंट की। रे ऑप्टिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि लाइट जो है वो रेज में चलती है। रेज में कैसे चलते हैं? पार्टिकल्स की तरह आपकी लाइट ऑक्सीलेट करते हुए चलती है। कि लाइट जो है वो पार्टिकल का नेचर शो करते हुए ऑक्सीलेट करते हुए चलती है। मान लेते हैं कि कोई सोर्स है हमारे पास, पॉइंट लाइक सोर्स, ऐसा सोर्स है पॉइंट लाइक, और इससे एक पार्टिकल ऑक्सीलेट करता हुआ इधर गया इस डायरेक्शन में, ऑक्सीलेट करता हुआ इस डायरेक्शन में, ऑक्सीलेट करता हुआ इस डायरेक्शन में, ऑक्सीलेट करता हुआ इस डायरेक्शन में। हर डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करता हुआ पार्टिकल जाए और वो कैसा मूव कर रहा हो? सेम फेज में। पार्टिकल कैसे मूव करे? सेम फेज में, सेम फेज में हो। स्पीड उसकी या वेलोसिटी, स्पीड कहें पार्टिकल की स्पीड सेम हो हर डायरेक्शन में। तो अगर सेम स्पीड और सेम फेज में हो और हर डायरेक्शन में हम उसका लोकस बनाएं, उसका क्या ड्रॉ करें? लोकस ड्रॉ करें तो हमें एक सरफेस मिलती है। ये मान लेते हैं टाइम t, हर डायरेक्शन में टाइम t पर पार्टिकल की पोजीशन ये है सेंटर से, तो इसका लोकस जो मिलेगा एक स्फेरिकल टाइप का मिलेगा और इसी लोकस को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन हो जाएगी द locus of vibrating particle in सेम फेज में टाइम और स्पीड दोनों की बात होगी। फेज आप जानते हैं एंगल, उसमें टाइम और एंगल दोनों की बात होगी। इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट ऑफ लाइट। वेव फ्रंट ऑफ लाइट। तो अभी तक हम लोग लाइट के बारे में बात कर रहे थे, रे के बारे में बात कर रहे थे कि लाइट रेस चल रही है। अब हम कहेंगे कि हमारा वेव फ्रंट चल रहा है। इसको आसान भाषा में ऐसे समझें कि मान लेते हैं हमारे पास कोई लाइट रेज आ रही हैं और इनके परपेंडिकुलर हमने एक प्लेन बनाया है, इनके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन ड्रॉ की है, तो वो लाइन जो रेस के परपेंडिकुलर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। इसको अपोजिट भी बोल सकते हैं कि जो भी लाइंस हम लोग वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर खींचते हैं, जैसे हमारे पास मान लेते हैं ये कोई वेव फ्रंट है, इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ की गई है, तो इसको बोलेंगे हम लोग रेस।
तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। रेस के परपेंडिकुलर जो भी हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो वेवफ्रंट बोला जाएगा, और वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर जो भी हम लोग स्ट्रक्चर या जो भी लाइंस ड्रॉ करेंगे वो आपकी रेस हो जाएंगी। तो आई होप आप सभी को वेवफ्रंट क्लियर होगा। एक क्विक वापस से बात करें कि द लोकस ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इन सेम फेज इज कॉल्ड वेवफ्रंट ऑफ लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो टाइप्स आ जाते हैं, वेवफ्रंट के टाइप्स। तो वेवफ्रंट के 3 टाइप्स होते हैं, और ये 3 टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। जो वेवफ्रंट बनेगा या वेवफ्रंट कैसा बनेगा, ये इस बात की डिपेंडेंसी होती है कि आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कैसा है, कि जहां से लाइट रेज आ रही हैं उस सोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ये बताएगा कि आपका वेवफ्रंट कितना है। सबसे पहले हमारे बात करें स्फेरिकल वेवफ्रंट की। तो अगर आपके पास जो लाइट सोर्स है वो कैसा है, पॉइंट लाइक है, पॉइंट लाइक। इफ लाइट सोर्स इज पॉइंट लाइक देन वेवफ्रंट विल बी स्फेरिकल। कैसे इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा हम एक पॉइंट को इमेजिन करते हैं यहाँ 3D में। 3D में आप देखेंगे तो इससे हर एक डायरेक्शन में लाइट रेज जाएंगी, और जो लाइट रेज इससे निकल रही होंगी या जो पार्टिकल इससे निकलेगा वो हर डायरेक्शन में सेम स्पीड की होने की वजह से सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर हम हर एक डायरेक्शन में उसका लोकस कंसीडर करें तो हमें एक फुटबॉल जैसा कुछ दिखने को मिलेगा, पॉइंट के अराउंड एक पूरा सा फुटबॉल। और फुटबॉल बाय नेचर बाय शेप कैसा होगा, स्फेरिकल। तो जब भी हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट कैसे होगा, पॉइंट लाइक होगा, तो हमारा वेवफ्रंट कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल। अगली बात करें सिलेंड्रिकल की। तो अगर सोर्स ऑफ लाइट लीनियर है, कैसा है, लीनियर है, ये मान लेते हैं यहाँ पे ये सब लीनियर लाइट सोर्स है। अब लीनियर होने की वजह से इससे क्या है, इस तरह से हर डायरेक्शन में निकल रही होंगी लाइट्स, हर डायरेक्शन में लाइट यहाँ भी निकल रही होंगी, यहाँ निकल रही होंगी, यहाँ। तो अगर हम इसका वेवफ्रंट बनाएंगे तो क्या होगा, हमें सर्कल सर्कल मिलेंगे, ऐसे सर्कल, ऊपर वाले नीचे वाले पार्टिकल का सर्कल, फिर पार्टिकल का सर्कल, और उन सभी का अगर लोकस कंसीडर करेंगे तो एक सिलेंडर शेप में आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर लाइट सोर्स ऑफ लाइट कैसा है, सोर्स ऑफ लाइट कैसा है आपका, लीनियर है, तो वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा आपका, सिलेंड्रिकल हो जाएगा। तो अगर सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट लाइक है तो वेव फ्रंट स्फेरिकल, सोर्स ऑफ लाइट अगर लीनियर है आपका तो वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल। अब बची बात इस प्लेनर वाले की। तो इसमें सिंपल सा केस है, अगर लाइट रेज पैरेलल है, पैरेलल लाइट रेज कब होती है, जब इन्फिनिटी से कुछ आ रही हो, ये ऐसा कोई हमने स्ट्रक्चर बनाया जहां से सोर्स ऑफ जो लाइट रेज है वो कैसी हो, एक दूसरे के पैरेलल आ रही हो। तो पैरेलल लाइट रेज आ रही, जैसे मान लेते हैं ये लाइट रेज आ रही, इनको रोकने के लिए क्या करें, हम एक प्लेन में यहाँ पे बना दें इस तरीके से। तो इन पैरेलल लाइट के बीच जो परपेंडिकुलर प्लेन बनेगा वही इसका वेव फ्रंट हो जाएगा, और उसका शेप कैसा होगा, प्लेनर ऐसा। तो अगर सोर्स ऑफ लाइट ऐसा है कि जहां से पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, तो हमारा वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, प्लेनर। तो अगर पॉइंट लाइक है तो स्फेरिकल, लीनियर है तो सिलेंड्रिकल, और अगर सोर्स ऑफ लाइट ऐसा है कि लाइट रेज वहां से पैरेलल आ रही तो प्लेनर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि वेव फ्रंट क्या है और टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या है। देखिए आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जा सकता है, लेकिन इसमें केस आते हैं। जैसे मान लेते हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, उसको अगर हम देखें तो ऐसा था कि हमारे पास एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है और इसके सामने हमने एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। तो बताइए इस पूरे सिनेरियो का यहाँ पर बाद में वेव फ्रंट कैसा होगा। तो आपको वेव फ्रंट का शेप बताना है। तो आप जानते हैं पॉइंट लाइक है तो यहाँ से हर डायरेक्शन में रेज ऐसे निकल रही होंगी, और कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद ये रेज कैसे हो जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल हो जाएंगी। अब इन पैरेलल रेज के लिए अगर आपको वेव फ्रंट ड्रॉ करना हो तो क्या हो जाएगा, ऐसा प्लेन बनेगा यू। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, यानी इस सिनेरियो में जब वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा हो जाएगा, प्लेनर। तो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि भाई लाइट सोर्स अगर हम पॉइंट दे रहे हैं तो आप वेव फ्रंट बता दीजिए, वो सिनेरियो बनाएगा, वो कंडीशन बताएगा कि इस कंडीशन में अगर ऐसी लाइट रेज हैं तो हमारे पास वेव फ्रंट क्या होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आएगा। बाकी इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग आगे जब न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसकी बात भी करेंगे। आगे चलते हैं हाइगन्स थ्योरी। ये जो वेव फ्रंट और इस चैप्टर की जो फाउंडेशन की बात है वो हाइगन्स साहब ने की थी। हाइगन्स साहब ने पूरी वेव थ्योरी को डिजाइन किया, उन्होंने इस पूरी वेव थ्योरी को प्रपोज किया था।
हाइगन साहब ने हाइगन प्रिंसिपल में दो लॉज दिए। पहले लॉ मतलब लॉ के पहले पॉइंट में कहा गया कि ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑन द primary wavefront will act as a source of secondary disturbance and form क्या बनाएगा? वेवलेट्स बनाएगा। वो क्या बनाएगा? वेवलेट्स बनाएगा। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हुआ। अभी इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट, चलिए पहले इसी को समझ लेते हैं। इस पहले पॉइंट को हम समझते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास एक सोर्स मान लेते हैं, हम एक पॉइंट लाइक सोर्स मान लेते हैं। तो आप जानते हैं इस सोर्स का हर डायरेक्शन में ऐसा वेवफ्रंट बनेगा, ऐसा ये हो गया। अब कह रहे हैं प्राइमरी सोर्स का जो प्राइमरी वेवफ्रंट, ये हमारा प्राइमरी वेवफ्रंट हुआ। प्राइमरी वेवफ्रंट, इस प्राइमरी वेवफ्रंट पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो भी काम करेंगे एज ए सोर्स ऑफ लाइट, जैसे ये वाला ये वाला सोर्स के लिए आपका प्राइमरी वेवफ्रंट मिला। अब इस प्राइमरी वेवफ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे दे विल आल्सो एक्ट एज ए सोर्स ऑफ लाइट, और वो भी अपने छोटे छोटे वेवफ्रंट बनाएंगे जिनको नाम दिया गया वेवलेट्स का। ऐसे इस तरीके से बनेगा। ये इस तरीके का, ये जो छोटे छोटे वेवफ्रंट दिख रहे हैं इनको नाम दिया गया क्या? वेवलेट्स। ये फर्स्ट लॉ हुआ या फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ वेव थ्योरी हुआ। सेकंड थ्योरी की बात करें तो सेकंड थ्योरी को यहीं पर थोड़ा समझ लेते हैं। सेकंड थ्योरी में कहना है कि ये जो वेवलेट्स हैं, अगर हम इनकी टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंशियल लोकस लें, मतलब पहले टेंजेंट ड्रॉ करें और फिर उसका लोकस खींचें एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो कुछ ये शेप मिलेगा। The tangential locus on these wavelets will form or will produce, इसको लिखते हैं हम, the tangential locus of these wavelets in forward direction will form a new surface known as secondary wavefront। तो दो बातें हो गई। पहला, फर्स्ट पॉइंट को एक बार वापस से समझते हैं। ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑन द प्राइमरी वेवफ्रंट, ये हमारा प्राइमरी सोर्स, उसका ये प्राइमरी वेवफ्रंट हुआ। इस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे दे विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का मतलब है वो अपनी नई वेव बनाएंगे, और नए वेव्स को बनाते हुए वो किस चीज को फॉर्म करेंगे? छोटे छोटे वेवफ्रंट्स को फॉर्म करेंगे जिनको नाम दिया गया वेवलेट्स। इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये भी जरूरी है लिखना, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात हो गई। अब कह रहे हैं इन जो लाइट्स, ये जो वेवलेट्स हैं, अगर हम इनका टेंजेंशियल लोकस ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? टेंजेंशियल लोकस, तो वो हमें क्या देगा? एक नई सरफेस देगा, और उस नई सरफेस को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेवफ्रंट। तो अगर ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर है तो आप मान के चलिए कि 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे, या 2.5 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन, तो यहाँ से 2 मार्क्स तो फिक्स हैं। हाइगन्स थ्योरी से 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे किसी ना किसी भी हालत में आना ही है, चाहे थ्योरम ही पूछ ले,
अदरवाइज थ्योरम पे बेस्ड एमसीक्यू पूछ लेगा, नहीं ये पूछेगा तो इस थ्योरम पे बेस्ड कुछ ना कुछ आपसे डेरिवेशन भी पूछ लेगा। तो हाइगन्स थ्योरी से आप ये श्योरिटी मानिए कि वेव ऑप्टिक्स में आने का अगर कोई टॉपिक, किसी टॉपिक का आने का चांसेस हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है अपना हाइगन्स थ्योरी का। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैसे होता क्या है आप जानते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम कहें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको मैथमेटिकली अगर हमें किसी टर्म में डिफाइन करना तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस इतना ही तो बताना। तो हमें बस किसी भी हाल में वेव थ्योरी की हेल्प से इस इक्वेशन को या इस रिलेशन को प्रूव करके दिखाना है। चलिए रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो हमारे पास एक सरफेस होनी चाहिए जो लाइट को, जिस मीडियम में आ रही है लाइट को उसी मीडियम में भेजने के लिए सक्षम हो। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस पर क्या हो रहा है, दो लाइट रेज ऐसे आ रही, इस तरीके से आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं एक दूसरे के साथ। ये यहाँ पर मिला देते हैं हम। पहले इसको यहाँ से हम ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि इन दोनों लाइट रेज जो एक दूसरे के पैरेलल है, जिसमें से पहली लाइट जब सरफेस को टच करती है तो उसको हम टाइम t इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं, 0 सेकेंड मानते हैं कि t0 पे हमारी पहली वेव यहाँ पर टच हुई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दूसरी जो वेव है यहाँ t इक्वल्स टू t पे टच हो रही है, t इक्वल्स टू t टाइम टच। तो इसका मतलब ये पूरी दोनों वेव्स को सरफेस को टच करने में कितना टाइम लगा, 0 से t। अब जितने टाइम में ये वेव यहाँ से यहाँ गई, इसको हम लिख लेते हैं दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। उतने ही टाइम में ये रे क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और टी डैश के बाद के टाइम में ये वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होना शुरू होगी। तो ये कुछ इस तरीके का मिलेगा। इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास शुरुआत में क्या था, हम लोग रे ऑप्टिक्स में बात करते थे कि लाइट रेज चल रही। लाइट रेज ना बोल के हम कहेंगे कि पूरा का पूरा वेव फ्रंट, देखिए जैसे मार्कर है हमारा, अब ये मार्कर इस पे वेव फ्रंट के जैसे दिख रहा होगा। तो पहले t0 पे वेव फ्रंट कुछ यूं है, बचे हुए टाइम में जब ये वाली रे यहाँ पर पहुंचेगी उतने ही टाइम में ये आपका क्या होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो रिफ्लेक्ट बैक हुआ तो ये इस वाले वेव फ्रंट को या इस लाइन को हम लोग बोलेंगे दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, और दूसरी लाइन को हम लोग बोलेंगे दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो अब हम जरा पर यहाँ पर क्या ड्रॉ करते हैं, हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस तरीके से, यूं इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये इंसिडेंट रे है, परपेंडिकुलर के साथ एंगल I बनाएगी। उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर के साथ एंगल R बनाएगी। ध्यान से देखा जाए तो ये भी परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और उसमें से ये एंगल आपका निकल चुका है I, यानी ये जो छोटा एंगल बच रहा है यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस I। कितना बचेगा, 90 माइनस I। और दूसरी बात, ये एंगल आपका वापस से ये जो अंदर का एंगल बचेगा ये कितना हो जाएगा, I। ऐसे ही ये R है तो ये 90 माइनस R, 90 माइनस R, और ये अंदर का पूरा एंगल आपका कितना हो जाएगा, R। तो ऐसे आप इसको समझें कुछ यूं। तो हम इधर दोनों ट्रायंगल्स आपको बना के दिखा देते हैं। ऐसे कुछ एक ये नहीं, इस तरीके से नहीं, ये ऐसे होना चाहिए। ठीक, तो ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, ये इंसिडेंट रे। अब परपेंडिकुलर जो है इंसिडेंट रे के साथ कितना एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर ये बनाएगा 90 डिग्री, सॉरी I एंगल, और ये वाला भी तो 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री। I निकल गया तो ये बचा कितना, 90 माइनस I। और ये देखिए ये भी तो 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री में से ये 90 माइनस I माइनस कर दे तो ये पूरा कितना एंगल बन जाएगा हमारा, एंगल I। ऐसे ही इधर आए, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल R, ये बना एंगल 90 माइनस R, और ये अंदर का एंगल आपका कितना हो जाएगा, R। आई होप वो आपको समझ में आ रहा होगा कि एंगल्स कैसे लिखें, I 90 माइनस I और I, ऐसे ही R 90 माइनस R और R।
और यकीन मानिए इस पूरे डेरिवेशन में अगर आपने इतना सीख लिया है तो आगे सिर्फ 3 से 4 लाइनों में पूरा डेरिवेशन खत्म, है ही नहीं कुछ इसमें, आपको बस इसमें एंगल समझने हैं। तो आगे देखते हैं, डायग्राम आप सभी क्लियर होगा। देखिए 2 बार बता दिया आपको एंगल्स, जिसको इसमें एंगल की नॉलेज हो गई कि भाई एंगल इसमें कैसे आ रहे हैं, उसका काम यहाँ पर आसान हो जाएगा। अब इसका जरा नामकरण कर देते हैं, इसको मान लेते हैं ए है, बी सी डी। तो हमारे पास 2 ट्राइंगल हमको दिख रहे हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। दोनों ट्राइंगल्स को अगर ध्यान से देखें तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, दोनों में ए डी है, दोनों में एक एज कॉमन हो रही, क्या, ए डी इक्वल्स टू ए डी, कॉमन एज हो गई। ठीक, एक बात। दूसरी चीज देखी जाए तो दोनों में एक एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा आपका, ए सी डी, ए सी डी। क्यों, क्योंकि इनका एंगल कितना है, 90 डिग्री। और एक बात करें, देखिए लाइट का मीडियम कभी भी चेंज नहीं हुआ है, जो लाइट रेस चल रही है इनका कभी भी मीडियम चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब लाइट जिस स्पीड से यहाँ पर आई थी उसी स्पीड से वापस जाएंगे। इससे ये पता चला कि इसमें अगर सेम टाइम में दोनों रेस का जो पाथ होगा वो कैसा रहेगा, सेम। देखिए 0 से t टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल हुई है और उतने ही 0 से t टाइम में ये डिस्टेंस भी ट्रेवल हुई है। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, vt, और ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, vt। तो हम ये कह सकते हैं ac और bd की वैल्यू भी आपस में कैसी है, इक्वल, ac इक्वल्स टू bd, क्योंकि इनकी दोनों की वैल्यू क्या है, vt, t डैश मानेंगे तो t। तो हमें ये पता चल गया कि देखिए एक साइड, 2 साइड और एक एंगल, 2 साइड और एक एंगल इक्वल हुआ। इसका मतलब क्या है, हमारे दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी। तो इससे होगा क्या, बचे हुए सारे एंगल और सारी एजेस आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए इसका ये बचा हुआ एंगल आई इस बचे हुए एंगल आर के कैसा हो जाएगा, इक्वल। सो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर एंड दिस इज योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो जाएगा आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आसान सा था, हमने आपसे कहा भी था कि अगर आपको डायग्राम क्लियर हो गया है तो उसके बाद इसमें कुछ नहीं, 3 लाइनें हैं भाई। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है जो 8th क्लास का 9th क्लास का बच्चा कर लेगा। डायग्राम आपको समझना उतना ही 12th का काम है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी। तो जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ किया, ऐसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ करना होता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, स्नेल्स लॉ। अगर हमें कोई कहे कि अगर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है, स्नेल्स लॉ प्रूफ कर दीजिए, वहां पे हो जाएगा काम। क्या होता है, n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच का दोनों का साइन का रेशियो क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। अब इसमें और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फ़र्क क्या है, हमें सबसे पहले तो एक ऐसा इंटरफेस लेना होगा जो 2 मीडियम को अलग अलग डिवाइड कर रहा हो। हम एक इंटरफेस डिफाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम। पहले मीडियम में वेलोसिटी लाइट रे की v1 है, दूसरे में v2। हम कह देते हैं कि v1 इज ग्रेटर देन v2। अच्छा, अगर v1 ग्रेटर देन v2 हुआ तो इसका मतलब क्या है, v1 या पहला मीडियम कैसा है, रेयरर, और दूसरा मीडियम कैसा हो जाएगा, डेंसर। अब वही कहानी अपनी, हमारा कि पूरा का पूरा वेव फ्रंट ऐसे ट्रेवल करता हुआ आ रहा, तो हम भाई वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये आपका वेव फ्रंट हो जाएगा ऐसे और इस तरीके से। जिस पॉइंट पर, इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, हाँ, जिस पॉइंट पर हमारा पहला टच डाउन हुआ उसको हम लोग बोलेंगे t इक्वल्स टू 0, और जब दूसरी रे टच करेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे t इक्वल्स टू t। जिस टाइम में ये आपका हो जाएगा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट। जितने टाइम में दूसरी रे सरफेस को टच करेगी या इंटरफेस को टच करेगी उतनी ही देर में ये क्या होगा, रिफ्रेक्ट होगा। और रिफ्रेक्ट भी कैसे होगा, रेयरर से डेंसर में जाएगा। रेयरर से डेंसर में जाने पे क्या होता है, नॉर्मल की डायरेक्शन में बेंड होगा, तो नॉर्मल की डायरेक्शन में ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। और t टाइम के बाद ये वाला रिफ्रेक्ट होगा और नॉर्मल की डायरेक्शन में थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। तो अगर हम t
ये तो 0 पे वेव फ्रंट हो गया। अगर हम टाइम t पे वेव फ्रंट ड्रॉ करें तो हमें कुछ ऐसा वेव फ्रंट मिलेगा और इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया। अब वही पुराना काम, सबसे जटिल काम है एंगल डिफाइन करना। देखिए ये इंसिडेंट रे एंगल I, ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस I, और ये अंदर का एंगल कितना हो जाएगा I। ऐसे ही ये एंगल R, ये बचा हुआ एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस R, और अंदर वाला एंगल हो जाएगा फिर से R। आई होप कोई समस्या नहीं आ रही होगी आपको एंगल समझने में। उसके बाद नामकरण करते हैं भाई, A B C D, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। वापस से पुराना ज्योमेट्री खेलनी है हमें। तो फ्रॉम ट्राइंगल ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल क्या हो जाएगा दूसरा ADC, ADC। दोनों की बात करें तो हमें सबसे पहले तो वही अपना कॉमन एज मिल गई AC, दोनों में AC है तो AC डिफाइन कर देंगे, कॉमन एज हो गई। फिर वापस से दोनों में एक एंगल 90 डिग्री मिल गया, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ADC। उसके बाद हम क्या कहें, लेकिन इसमें हमें हाँ इसमें हमें तीसरी कोई भी सिमिलैरिटी नहीं मिल रही, तो हम इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते भाई। सबसे पहला काम तो ये चेक करना होता है कि हमारी एजेस इक्वल हैं या नहीं है वगैरह वगैरह। तो हम इसको ना करके यहाँ दूसरा हमें अप्रोच लेनी पड़ेगी। अगर हम बात करें फ्रॉम ट्राइंगल ABC, देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हम उस हिसाब से चलते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें साइन I की वैल्यू चाहिए और साइन R की वैल्यू चाहिए। तो I तो हमारा ये रहा और R रहा ये, तो हम इन दोनों ट्राइंगल से साइन I और साइन R की वैल्यूज को निकालेंगे। तो साइन ABC, ट्राइंगल ABC से साइन I की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसमें कितना हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनस कितना है इसका AC। और ऐसे ही फ्रॉम ट्राइंगल ADC की बात करें तो यहाँ से साइन R की वैल्यू क्या आएगी, आएगा आपका DC अपॉन AC। अब इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और 1 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। नाउ 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 को 2 से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा क्या, ध्यान से देखिए यहाँ पर, साइन I डिवाइडेड बाई साइन R इक्वल्स टू BC अपॉन AC क्रॉस AC डिवाइडेड बाई DC। यहाँ से AC और AC आपस में कैंसिल हो जाएंगे। AC जैसे ही आपस में कैंसिल होंगे हमारे पास यहाँ वैल्यू बचेगी BC अपॉन DC। देखिए BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC क्या है, डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है, V1 वेलोसिटी से t टाइम में चली हुई डिस्टेंस, तो ये V1t हो जाएगी। ऐसे ही आपकी DC क्या है, V2 वेलोसिटी से, नहीं सॉरी परपेंडिकुलर AD आएगा, AD, ये गलत हो गया यहाँ पे, AD होना चाहिए, AD अपॉन AC, AD अपॉन AC, हाँ अभी ठीक है। BC अपॉन AD, BC बाई AD, ठीक। तो ये V1t और ये क्या हो जाएगा, V2 वेलोसिटी से t टाइम में चली हुई डिस्टेंस, तो ये V2 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं V1t डिवाइडेड बाई V2t। यहाँ से t और t और कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास V1 बाई V2। अब हमने पहले ही इमेजिन किया है कि V1 V2, पहली बात तो दोनों नॉन जीरो वैल्यूज हैं और जिसमें भी V1 बड़ा है V2 से, इसका मतलब ये जो टर्म आएगा ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव नेचर का रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। तो साइन I और साइन R का रेशियो क्या आ गया, एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया। और यही तो आपका स्नेल्स लॉ बताता है। और इसी कांस्टेंट वैल्यू को या इसी कांस्टेंट टर्म को हम लोग डिफाइन करते हैं एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये हो गया आपका बाय डेरिवेशन रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का बाय वेव थ्योरी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर चलते हैं हमारे इस चैप्टर के 2 फेज हैं। एक फेज हम लोग कवर कर चुके हैं, अब दूसरा फेज आता है इंटरफेरेंस वाला फेज। तो इंटरफेरेंस समझने के लिए हमें पहले इन 2 शब्दों को समझना पड़ेगा। देखिए लाइट सोर्स, आप सभी ने 11th में पढ़ा होगा कि लाइट जब चलती है तो उसका एक तरीका होता है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। इसमें y क्या है, y है डिस्प्लेसमेंट, a क्या है इसका
एम्पलीट्यूड, और साइन ओमेगा टी में जो ओमेगा टी है ये बोला जाता है फेज। क्या बोला जाएगा? फेज। तो हम इमेजिन करते हैं हमारे पास दो सोर्स है, दो सोर्स ऑफ लाइट है, और वो दोनों सोर्स ऑफ लाइट ऐसे हैं कि उनसे निकलने वाली जो भी लाइट रेज हैं उनका फेज डिफरेंस, यानी उनके दोनों के बीच में फेज डिफरेंस या तो जीरो है या फिर कैसा है? कांस्टेंट। इफ द फेज डिफरेंस between two light sources is either zero or क्या हो? कांस्टेंट हो, और कांस्टेंट, then the sources of light are called कोहेरेंट। क्या बोले जाएंगे? कोहेरेंट। इसमें सबसे जरूरी चीज है ध्यान देने वाली ये शब्द, फेज डिफरेंस कैसा हो? या तो जीरो हो या फिर कैसा हो? कांस्टेंट हो। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो वेवफ्रंट जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कैसे हो जाएंगे? कोहेरेंट। अब इससे उल्टा अगर ये नहीं हो रहा है, क्या मतलब क्या है? फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, सीधी बात। फेज डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, तो हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट होंगे वो कैसे हो जाएंगे? नॉन कोहेरेंट हो जाएंगे। अच्छा, कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगला टॉपिक जो ऐसा है हमारा जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, उसमें पहली कंडीशन होती है कि जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट हम लेंगे वो कैसा होना चाहिए? कोहेरेंट होना चाहिए। आई होप आप सभी को कोहेरेंट नॉन कोहेरेंट समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, तो आगे चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मान के चलिए इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब है कि जब भी कोई दो लाइट सोर्स आपस में कंबाइन होते हैं, या दो लाइट रेज आपस में, या दो लाइट सोर्स को कह लेते हैं कि दो वेव्स आपस में कंबाइन होती हैं, तो उनकी इंटेंसिटी सेम नहीं रहती, ना तो पहले जैसी, ना एक वेव के जैसी रहती, ना दूसरे वेव के जैसी रहती। उनकी इंटेंसिटीज क्या होती हैं? आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो हम इसको अगर ऐसे समझें कि द redistribution of intensities of light waves is called interference of light. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन है, अगर कहीं डेफिनेशन कभी भी पूछी जाए तो आप इसको ऐसे समझा सकते हैं। द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ लाइट वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कहने का मतलब क्या है? हमारे पास मान लेते हैं कोई वेव ऐसी है जिसमें पहली वेव की इंटेंसिटी I1 हो, दूसरी वेव की इंटेंसिटी I2 हो, और ये आपस में क्या हो रही हो? कंबाइन हो रही हो। तो जो इनके कॉम्बिनेशन है, पहली बात तो आपने सुपरपोजिशन पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं कि अगर एक वेव जिसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरी वेव जिसका डिस्प्लेसमेंट y2 है, ये जब आपस में कंबाइन करती हैं तो एक नई वेव बनेगी, और उस नई वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा। इस चीज को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे ही आपका इंटरफेरेंस वर्क करता है। तो इंटरफेरेंस पे दो कंडीशन आ गई, पहला लाइट सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए, दूसरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वहाँ पे वर्क करना चाहिए। तो अगर हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास लाइट सोर्स ऐसे है जिसमें पहले लाइट सोर्स की इंटेंसिटी I1 हो, दूसरे लाइट सोर्स की इंटेंसिटी I2 हो, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो नई वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी जो होगी, उसकी इंटेंसिटी इन दोनों लाइट सोर्स के इंटेंसिटीज के सम के साथ होगी। यानी जो नई इंटेंसिटी हो जाएगी वो होगी I = I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi। ये रिलेशन आपको याद रखनी है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस रिलेशन में ये जो टर्म आ रहा है ये
सबसे मेन काम इसी टर्म का है, बाकी सारी चीजें तो मैथमेटिक्स हैं। सबसे मेन काम है cos फाई का। cos फाई ये डिफाइन करता है कि आपका इंटरफेरेंस आखिर है कैसा। cos फाई ही आपको ये बताएगा कि आपका इंटरफेरेंस का जो नेचर है वो कैसा है। हम वापस से इसको लिखते हैं। हमारे पास अभी रिलेशन था I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। देखिए इंटरफेरेंस दो तरीके के होते हैं। इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी बनती है वो इस तरीके से होती है कि कहीं पे मैक्सिमम होगी और कहीं पे मिनिमम होगी। कहीं पर, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी आपकी यूनिफॉर्म नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि सब जगह यूनिफॉर्म इंटेंसिटी हो जाए, वो डिस्क्रीट हो जाती है। कहीं कहीं पे मैक्सिमम, कहीं कहीं पे मिनिमम। जहां पर भी आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, उसको हम लोग बोलेंगे वहां पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा, इसका मतलब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और मैक्सिमम इंटेंसिटी होने के लिए हमारे cos फाई को कितना होना पड़ेगा, cos फाई को होना पड़ेगा प्लस का 1। तो cos फाई की वैल्यू यहां से आएगी +1। cos फाई की वैल्यू अगर +1 है तो cos फाई को हम लिख सकते हैं cos 2m पाई। तो यहाँ से फाई की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2m पाई, और m की वैल्यू 0 1 2 3 0 1 2 एंड सो ऑन। ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसका जो दूसरा टाइप है उसमें बात करते हैं। इंटेंसिटी उसमें कैसी हो जाती है, मिनिमम। इंटेंसिटी इज मिनिमम। मिनिमम अगर हो जाएगी तो वहां पर आप जानते हैं उसको नाम दिया गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर इंटेंसिटी मिनिमम हो रही है तो cos फाई की वैल्यू को कितना होना पड़ेगा, cos फाई की वैल्यू को होना पड़ेगा भाई साहब यहाँ पर -1। और cos फाई की वैल्यू अगर -1 है तो cos फाई विल बी 2m-1 पाई बाई 2 cos फाई cos m-1/2 cos पाई। तो यहाँ से फाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2m-1 पाई बाई 2, और यहाँ m की वैल्यू हो जाएगी 1 2 एंड सो ऑन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास दो तरीके के इंटरफेरेंस होते हैं। एक आपका जिसमें इंटेंसिटी कैसी होती, मैक्सिमम होती। दूसरा जिसमें इंटेंसिटी मिनिमम होती। जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उसके लिए cos फाई की वैल्यू 1। जब इंटेंसिटी मिनिमम होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और cos फाई की वैल्यू -1। तो कुल मिला के हमारा जो भी इंटरफेरेंस का रूलिंग है वो इसी एक फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। इसकी एक और फॉर्म होती है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। ये तो इंटेंसिटी के टर्म्स में हो गया। अगर हम इसे एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखें तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें, रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड, तो ये रिलेशन बनती है A इक्वल्स टू √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, 2A1 A2 cos फाई का इस तरीके का रिलेशन आपको ये आपका बनेगा इसमें इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। अब इंटरफेरेंस के बाद इसका जो एप्लीकेशन आता है वो होगा YDSE। क्या होगा, YDSE। तो इस टॉपिक को और इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ये टॉपिक प्लस जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स का मतलब जो भी आपके PYQs हैं या जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो कि जिनकी चांसेस ज़्यादा है इस साल के बोर्ड एग्जाम में आने के, उनको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी को आज का सेशन, जो कि हम लोगों ने थ्योरी वाला पोर्शन पूरा कवर किया था वेव थ्योरी का, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो
आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखेंगे। पीछे की किसी भी वीडियो में या किसी की रे ऑप्टिक्स से किसी भी टॉपिक में आपको कोई समस्या हो या आपको लगता हो कि अभी उस हिसाब से नहीं समझाया गया, तो आप उसको भी कमेंट्स में बताएंगे और हम लोग देखेंगे जितना भी कोशिश हो सके कि हम उस टॉपिक की क्लियरेंस के लिए कोशिश करेंगे। तो आप सभी की तैयारी अच्छी हो और आप अच्छे मार्क्स से इस साल के बोर्ड एग्जाम को पास करें। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू बेटा।